नमस्कार, मैं डॉक्टर नियति कल्प, सहायक प्राध्यापक, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची। मैं आज बीए हिंदी सेमेस्टर 6 के डीएससी पत्र 3 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय शीर्षक कविता पर चर्चा करूंगी। हिमालय शीर्षक कविता राष्ट्र कवि दिनकर की ओजपूर्ण रचना है। यह कविता उनके रेणुका शीर्षक काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से दिनकर ने भारत के अतीत का, उसके गौरव का गान किया है। अतीत के गौरव के प्रति कवि के हृदय में सहज आदर और आकर्षण है। साथ ही वर्तमान परिवेश की निरस्ता से त्रस्त कवि मन के दुख और वेदना का परिचय भी मिलता है। दिनकर की कविताओं का प्रवाह भावनाओं को बांध लेने में सदा सफल रहता है। ऐसी ही कविताओं में लोकप्रिय हिमालय भी है। जिसने भी यह कविता पढ़ी है उसे शब्द याद हो ना हो, परंतु कविता की हुंकार, उसका ओज पाठक के मन मस्तिष्क में सदा रह जाता है। इस कविता की चर्चा करना ही ओज के भाव को पुनः पुनः उपस्थित कर देना है। दिनकर की कवि प्रतिभा का प्रथम उन्मेष राष्ट्रीय कविताओं में हुआ। कवि की यह भावना निरंतर गहन से गहनतर होती गई और उसमें विस्तार तथा व्यापकता का समावेश होता गया। दिनकर की राष्ट्रीयता के पीछे लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं तथा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे बलिदानियों की प्रेरणा रही थी। राष्ट्रीयता की भावना के प्रति उन्होंने स्पष्ट किया है, राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया। अपने समय की धड़कन सुनने को जब भी मैं देश के हृदय से कान लगाता, मेरे कान में किसी बम के धड़ाके की आवाज़ आती, फांसी पर झूलने वाले किसी नौजवान की निर्भीक पुकार आती, अथवा मुझे दर्द भरी ऐंठन की वह आवाज़ सुनाई देती जो गांधी जी के हृदय में चल रही थी, जो उन सभी राष्ट्र नायकों के हृदय में चल रही थी जिनसे बढ़कर मैं किसी और को श्रद्धेय नहीं समझता था। सर्वविदित है कि कवि को कवि बनाने के पीछे में उसकी समकालीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कवि जो देखता है, महसूस करता है, वही लिखता है। तो भला राष्ट्र कवि दिनकर कैसे अछूते रहते। अंग्रेजों के क्रूर शासन से मुक्ति के लिए भारतीय जनता उठ खड़ी हो, इसके लिए यह आवश्यक था कि वह उस हीन भावना से उबरे जो अंग्रेजों ने उसके अंदर कूट कूट कर भर दिया था। अंग्रेजी व्यवस्था के बीच फैले अत्याचार और अनाचार ने कवि को जितना दुखी नहीं किया, उससे अधिक भारतीयों की चुप्पी और निरस्ता ने किया। प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय का आह्वान किया है, या ऐसा कहा जाए कि हिमालय के माध्यम से भारतीय जनता का आह्वान किया है। उसे स्मरण दिलाया है, उसे ललकारा है। हिमालय विशाल है, पौरुष से परिपूर्ण है, अचल है, रक्षक है, करुणा से भरा हुआ है, सक्षम है। इन सभी बातों का, तथ्यों का स्मरण कराते हुए दिनकर भारतीय सभ्यता, उसकी संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदुओं का स्मरण दिलाते हैं और यह आह्वान करते हैं कि नींद से जगाकर भारतवर्ष को, उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान को पुनः स्थापित किया जाए। कविता का रचनाकाल 1933 ईस्वी है। उस समय भारत की स्थिति का यदि हम अवलोकन करें तो वह एक सच्चे भारतीय को उद्वेलित करने वाली है। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हो चुकी थी। सन 1930 में गोलमेज सम्मेलन असफल हो चुका था। 1930 में ही नमक सत्याग्रह हुआ। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट। 1931 ईस्वी में ही भगत सिंह को फांसी हुई। गांधी जी राष्ट्र के नेता के रूप में पहले ही स्थापित हो चुके थे। ऐसे समय में दिनकर हिमालय का आह्वान करते हैं। आखिर क्यों? इसका कारण यह है कि सारी कोशिशों और प्रयत्नों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिए जाने के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा था।
हर संभव यह कोशिश जरूर हो रही थी कि इस बात को दबा दिया जाए। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में दिनकर को हिमालय का ध्यान आता है। वह हिमालय जो सदियों से भारतवर्ष का प्रहरी है, रक्षक है। साथ ही उनको स्मरण होता है भारत की विभूतियों का, यहाँ के विश्व संदेश का, मानव धर्म का, विचारों का। और तब वे हिमालय का आह्वान करते हैं जो भारतीय संस्कृति का गौरव का विराट रूप है, पौरुष का पूंजीभूत ज्वाल है। कवि उसकी शक्ति, उसकी भव्यता की याद दिलाता है और प्रकारांतर में भारत की जनता भी स्वतः लक्षित है। कवि हिमालय को संबोधित करता है, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। कवि ने विशाल हिमालय की महिमा का गान करते हुए उसे भारत माता का मुकुट, दिव्य भाल कहा है। हिमालय सदियों से अजय है, मुक्त है, निर्बंध है। हिमालय को अजय कहने के पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय ने भारत की अनेक बाह्य आक्रमणों से रक्षा की है। फिर आखिरकार हिमालय आज तपस्वी की भांति समाधि में क्यों लीन है? आज किस जटिल समस्या का समाधान वह महाशून्य में तलाश रहा है, वह भी तब जब भारत भूमि पर संकट के बादल घिर आए हैं। कवि हिमालय को संबोधित कर कहता है कि हे नगपति, हे तपस्या में लीन तपस्वी, तुम पल भर के लिए अपनी आंखें खोल कर देखो, देखो किस तरह ज्वालाओं के बीच घिरा स्वदेश पद दलित हो रहा है। आज देश की जनता प्रताड़ित है, दुखी है। यह हिमालय की करुणा धारा ही है जो सुख सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना की पवित्र धारा के रूप में पुण्य भूमि भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही है। जब जब देश पर विपदा आई है, संकट आया है, तब तब हिमालय ने सीमापति की तरह उसकी रक्षा की है। हिमालय शत्रुओं के समक्ष सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, मानो वह शत्रुओं को ललकार रहा हो कि भारतवर्ष को पद दलित करने से पहले वे उसका मस्तक उतार लें। उसी पुण्य भूमि पर आज विकराल संकट आ गया है। इस संकट से भारतवासी तड़प रहे हैं। सर्प रूपी यह संकट चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं से लोगों को डस रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश की यह समस्या या संकट सिर्फ बाहरी शत्रुओं को लेकर नहीं है, वरन देश की आंतरिक समस्या भी कम नहीं है। अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं सर्प की भांति ही तो हैं। हजारों वर्षों तक भारत धन धान्य संपन्न देश था। हमारे देश को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई थी, लेकिन देश को किसी की नजर लग गई। आक्रमणकारियों ने हमारे देश को लूट लिया, अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इसी कारण हमारा वैभव भी मिट गया। उधर हिमालय ध्यानमग्न रहा और इधर देश गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं को निपटाते निपटाते वीरान हो गया। कवि चित्तौड़ से हृदय की बात खोलने को कहता है, वह चित्तौड़ जो साक्षी है जहां आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्त्रियों द्वारा जौहर किया गया। कई प्रतिज्ञाएं हुई, कितने प्राणों की आहुति दी गई। हिमालय सिकता अर्थात बालू के कण से प्रश्न करे कि वह वीरता का प्रतीक राजस्थान कहाँ खो गया। जिस प्रदेश ने महाराणा प्रताप जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जो स्वतंत्रता के लिए वन वन भटका परंतु शत्रुओं के समक्ष घुटने नहीं टेके। हिमालय अवध से पूछे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ है, कहाँ है वृंदावन का वह कृष्ण, मगध का अशोक कहाँ है, कहाँ है बलशाली चंद्रगुप्त। आखिर यह कैसा संकट है, कैसी विपदा आन पड़ी है कि कभी समृद्धि की परिचायक मिथिला ने अपनी सारी अनमोल निधियां खो दी हैं। कपिल वस्तु यह बताए कि बुद्धदेव के वे मंगल उपदेश कहाँ गए जो तिब्बत, ईरान, जापान, चीन तक लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए थे।
शौर्य समृद्धि का प्रतीक वैशाली, जो अब खंडहर मात्र है, उससे पूछे कि वह लिच्छवी की शान कहाँ और कैसे मटिया मेट हो गई। उदास गंडकी नदी से पूछे कि गांव गांव नगर नगर गूंजने वाले विद्यापति के मधुर गान कहाँ खो गए। आखिर इस तरुण देश में यह कैसा ध्वंस का राग ध्वनित हो रहा है? यह कैसी अग्नि है जो समुद्र के हृदय में छिपी सुलग रही है? कवि भारतीय नौजवानों के हृदय में छिपे क्रोध और असंतोष को अग्नि के समान दाहक बताता है। ऊपर से देखने पर तो सब शांत दिखते हैं, शीतल प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि देश की अराजक परिस्थिति से उनका हृदय सुलग रहा है। कवि हिमालय से कहता है कि हे नगपति, तू सिंह के समान नाद कर, अर्थात शेर की तरह दहाड़, ताकि देश के दुश्मन कांप जाएं, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष का वह युग समाप्त हो चुका है। देश संपन्नता के शिखर से विपन्नता के गह्वर में आ पड़ा है। वह स्वर्ण युग आज अग्नि की लपटों के बीच जल रहा है। राष्ट्रकवि दिनकर यह मानते हैं कि अब धीरज धरने का समय नहीं है, वरन अपने पराक्रम, अपने शौर्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय आ चुका है। अब कर्म करने का समय आ चुका है। देश की ऐसी विपत्ति में धर्म का ज्ञान रखने वाले, धीरज धरने वाले युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है। उनकी शोभा स्वर्ग में है। वे भले स्वर्ग चले जाएं, परंतु गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को भेज दें, जो शत्रुओं का अंत कर देश की रक्षा कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे समर्थ योद्धाओं ने कौरवों की विशाल और महाशक्तिशाली सेना को परास्त किया था। इसलिए कवि हिमालय के माध्यम से ऐसे योद्धाओं का देश में आह्वान करता है। कविता अपने उत्कर्ष पर भी इन्हीं पंक्तियों के साथ पहुंचती है। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। यहाँ तक कि कवि भगवान शंकर का आह्वान करता है, जिनका प्रलय नृत्य प्रमाद अर्थात आलस्य को दूर भगाने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। यह मान्यता है कि जब संसार में पाप बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान शंकर प्रलय नृत्य कर शत्रुओं का, दुष्टों का, अत्याचारियों का विनाश कर देते हैं। हर हर बम का महोच्चार देश की विपदा को दूर भगाएगा, उसे समाप्त कर देगा। अपनी भावना को कवि निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त करता है। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। कवि हिमालय को विराट स्वर में निनाद करने को कहता है। हिमालय के हुंकार भरने से, निनाद करने से देशवासी आलस्य की भावना का त्याग कर पुरुषार्थी हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है कि हिमालय सिंहनाद करे, ना कि तपस्वी की भांति मौन रहे। शंख की ध्वनि नवयुग का स्वागत करने के लिए तत्पर है। देश और समाज के प्रति आज हम भारतवासियों का दायित्व हमें पुकार रहा है। अतः कवि हिमालय को तब से जागने को कहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण कविता हिमालय को कवि का संबोधन है। अतः यह एक संवाद के रूप में पाठकों के समक्ष आती है, और चूंकि प्रकारांतर से यह कविता जनता को, देशवासियों को संबोधित है, अतः पाठक कवि या कविता को स्वयं से संवाद करता हुआ पाता है। प्रस्तुत कविता में हिमालय को कवि ने जैसे विशाल भारतीय जनमानस का उदात्त प्रतीक बना दिया है, जो यदि मौन त्याग कर चेतन हो जाए तो अन्याय की कड़ियां ही टूट जाएंगी। निसंदेह कविवर दिनकर की यह कविता राष्ट्रीयता की भावना लिए, प्रखरता लिए अनन्य है, अप्रतिम है। धन्यवाद।